सभी को नमस्कार। आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लेसन को 2 भागों में कर चुके हैं। आज हम उसका तीसरा भाग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेसन सामाजिक न्याय भाग 3। चलिए, लेसन 4 भाग 3 शुरू करने से पहले हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने पहले भाग में क्या देखा था। पहले भाग में हमने भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में जाना कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हैं, और जो न्याय का एक हायरार्की है कोर्ट्स की, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा कि हमारी अदालतों में कितने पेंडिंग केसेस हैं। उसके बाद हमने देखा कि इस पाठ को देने का उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमने न्याय का अर्थ, सुकरात के अनुसार न्याय, कांट के अनुसार न्याय और न्याय के 2 आयामों के बारे में पढ़ा, समान लोगों के साथ समान व्यवहार और समानुपातिक न्याय। भाग 2 में हमने उसके तीसरे आयाम न्याय की, जो कि था हमारा विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने न्याय के जो आधारभूत तत्व हैं उसके ऊपर चर्चा की। न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होता है और राल्स के अनुसार न्याय क्या है, उन सब पर चर्चा की। आज हम भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, भाग 3 में हम जो देखेंगे वो है, सबसे पहला देखिए, डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना में बहुत अधिक योगदान दिया, तो वो क्या कह रहे हैं न्याय के बारे में। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमानों की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करें। ऐसा समाज न्यायपूर्ण समाज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है सामाजिक न्याय क्या है। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सभी समान हैं। किसी भी मनुष्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी रंग, धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग से संबंधित हो। सामाजिक समानता सामाजिक न्याय का आधार है, क्योंकि जब तक हमारे समाज में समानता नहीं होगी तो न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं कि सामाजिक समानता सामाजिक न्याय का आधार है। सभी नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रताएं समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। तो चलिए इससे आगे देखते हैं कि भारत के नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए क्या कदम उठाए गए। देखिए, सबसे पहला तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसका कि कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनका लक्ष्य है सामाजिक न्याय की स्थापना करना। देखिए, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसमें सभी नागरिकों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। ये राज्य की जिम्मेदारी है। उसके अलावा बहुत से निर्देशक सिद्धांत हैं जो कि सामाजिक न्याय का प्रयास करवाते हैं। देखिए, एक जो निर्देशक सिद्धांत है उसके अनुसार स्त्री पुरुषों को समान आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। मतलब कोई भी अगर पोस्ट निकले तो उस पर चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी अप्लाई कर सकता है। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। देश के भौतिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार से हो कि जनसाधारण के हितों की प्राप्ति हो सके। श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना किया जाए। मतलब अगर हम किसी को काम पे लगा रहे हैं तो उसकी जो अवस्था है उसका हम दुरुपयोग ना करें, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चा हो। एक अनुच्छेद 42 दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। उसके अनुसार राज्य न्यायपूर्ण और मानवीय दशाओं की व्यवस्था करेगा। जो काम करने वाले स्थान हैं उन पर मानवीय दशाओं की व्यवस्था होगी।
श्रमिकों को इतना वेतन ज़रूर मिलेगा कि वो अपना जीविका को आराम से चला सके। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य समाज के कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। 47 में कहा गया है कि राज्य उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। ये निदेशक सिद्धांतों में बातें दी गई हैं जो कि समाज में समानता लाने का प्रयास करती हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत न्याय की व्यवस्था कैसे की गई। देखिए, हम जब छठी 7वीं में होते हैं तभी से अधिकारों वाला एक टॉपिक हमारे एसएस की बुक में आ जाता है। हम सब ने अधिकारों के बारे में पढ़ा होता है। छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी हमने अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं किसी न किसी रूप में। 11वीं में तो पूरा का पूरा एक लेसन है मौलिक अधिकारों के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। उसके अलावा 15 में कहा गया है किसी के साथ रंग, धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को होटल इत्यादि में प्रवेश दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में छुआछूत की समाप्ति की गई है। 29 और 30 में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपनी संस्कृति और शिक्षा को अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो चाहे प्रबंध कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया संविधान के अंतर्गत हमारे क्या क्या प्रयास किए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर क्या प्रयास किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। मुक्त बाजार क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर कि सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। आपने वस्तु बनाई, आपकी फैक्ट्री है, आप किसी भी कीमत पर चीज़ को बेच रहे हैं, कोई दूसरी कंपनी भी उसे बना रही है, जितनी चाहे कंपनियां उसे बनाएं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो मुक्त बाजार व्यवस्था है। और दूसरा है राज्य का हस्तक्षेप। इसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है कि उन्हें कीमत कम करने के लिए कह सकती है। तो जो मुक्त बाजार हैं उनमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और जो राज्य का हस्तक्षेप वाली होती है वो देखिए न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करने वाली होती है कि ताकि जो उत्पादक हैं वो चीज़ों की कीमतें कम रखें ताकि एक गरीब आदमी भी उस वस्तु को खरीद सके आसानी से। तो ये लेसन जो है यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अब हम जो अगला भाग बनाएंगे उसमें इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स और जो प्रश्न हैं वो देखेंगे। तो चलिए, तब तक धन्यवाद।